हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडी। आज आपके सामने मैं इकोनॉमी का पार्ट नंबर 16 लेकर आया हूं। 15 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये आपको इकोनॉमी का पार्ट नंबर 16 है, जो कि बेसिकली आपको रिलेटेड है बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड है, जो आपका एग्जाम होने वाला है 8/8/2021 को ये आपका होगा। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बातें मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, क्या है जो मैं सीरीज लेकर चल रहा हूं, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का सीरीज है। और ये आपको बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में जो भी बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक तरीके से आपके लिए मॉक टेस्ट ही है। ठीक है, सबसे पहली बात हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मतलब वीडियो जो मैं बना रहा हूं, इसको आप जितना मेरा उम्मीद है उतना ये शेयर हो नहीं पा रहा है, और जितना मेरे को मोटिवेशन मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है वीडियो से। क्योंकि आप लोग क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट हम देने का कोशिश करेंगे। दूसरा चीज हम आपको बता दें कि ये जो आपका फाल्कन स्टडीज जो चैनल है, ये जैसे ही बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर जो इकोनॉमी का जो सीरीज चल रहा है, इसका एग्जाम होगा, उसके तुरंत बाद बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम का डेट आ गया है 26 और क्या है ना 27 सितंबर 2021, जो ये बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो टाइम टेबल बीपीएससी ने जारी की है, उस बेसिस पे फिर से स्पेशल मैं बता रहा हूं मैकेनिकल इंजीनियर वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं टेक्निकल वीडियो मैं इस चैनल पे लेकर आऊंगा, जो कि फुल्ली रिलेटेड होगा बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर से फुल्ली रिलेटेड होगा। थर्ड नंबर मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जैसे ही एग्जाम होगा, उसके जस्ट बाद बीपीएससी लेक्चरर और बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी है उसका एग्जाम डेट आएगा। तो उसके बाद इस चैनल पे बीपीएससी लेक्चरर और बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का वीडियो इस चैनल पे आएगा। जो टेक्निकल वीडियो रहेगा या नॉन टेक वीडियो रहेगा, सबसे रिलेटेड इस चैनल पे आपको स्टडी करवाएंगे। थर्ड नंबर हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स का जहां तक सवाल है, तो मैं हर संडे वीकली हिंदू एनालिसिस करना स्टार्ट किया हूं। आप बिल्कुल इससे देखिए, और जो भी सप्ताह में जो वीक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। इससे क्या होगा, आप एक बार सुन लीजिएगा तो उससे आपके मेमोरी में बहुत ज्यादा दिन तक याद रहेंगे। और हिंदू जो पेपर है उससे उसके जो भी न्यूज जो रहते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप सभी जानते हैं। तो फोर्थ नंबर हम ये बताना चाहेंगे आपको कि ये जो मैं सीरीज लेकर चल रहा हूं, तो आप कृपया करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल नया है और मेरे को मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे। जैसे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वैसे ही आप सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। तो बस इसी कोड के साथ मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो आप कीजिएगा। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 11 है, बेसिकली जो हमारा चल रहा है इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में इंडस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो हम कुछ इंडस्ट्री का जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट उसको लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट लाइकली टू हेल्प इन इंप्रूविंग इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन। इसमें से कौन सा मेजर है जो क्या है इंडिया का जो बैलेंस जो पेमेंट पोजिशन उसको इंप्रूव करने में सहायता नहीं करता है, ये नॉट बोल रहा है। तो देखिए, डिवेल्युएशन ऑफ द रुपीज, इनकरेजमेंट ऑफ द इंपोर्ट इंस्टीट्यूशन, imposition of higher duty on import, imposition of higher duty on export। याद रखिए कि अगर मान लीजिए हम सामान अपने देश से दूसरे देश भेज रहे हैं, अगर मान लीजिए कि इंडिया से अगर मान लीजिए कि यूएस जा रहा है, स्टील मान लीजिए कि इंडिया से यूएस जा रहा है, या बहुत सारे जो भी ड्राई फ्रूट है वो भी मान लीजिए जा रहा है, तो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर हम ज्यादा अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ के व्यापारी को क्या होगा, घाटा होगा, जो कि एक तरीके से हमारा इंडिया का जो बैलेंस पेमेंट पोजीशन है उसको इनकरेज करने में सहायता नहीं करेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन। और हाँ, आपको एक बात और बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो पीडीएफ जो है, जो मैं ये लेक्चर डिस्कस कर रहा हूं, इस लेक्चर का पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप वहां से पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं कि इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर आर एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। किसमें सबसे ज्यादा वर्कर है? तो इसका जो आंसर होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा दोस्तों, ए जो है हमारा, इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वर्कर है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया सेकंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सा है? शुगर, जूट, सीमेंट, आयरन, स्टील। तो याद रखिएगा आयरन एंड स्टील, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया जो ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट, देखिए इंडिया का सबसे पुराना आयरन और स्टील प्लांट कौन सा है? यहाँ देखिए टिस्को जमशेदपुर, टिस्को बर्नपुर, दुर्गापुर में आयरन एंड स्टील, राउरकेला। तो देखिए इसका जो आंसर जो होगा बेसिकली आपको टिस्को, जो कि जमशेदपुर में आपको ये प्लांट है। इस प्लांट जो है आपका 26 अगस्त 1907 को स्टार्ट हुआ था। और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? डोरबजी टाटा। याद रखिएगा, डोरबजी टाटा के द्वारा ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और इंडिया का सबसे मॉडर्न टेक्निक पे बेस्ड इंडस्ट्री था, जिसका नाम था टिस्को, जो कि आपको जमशेदपुर में है। 26 अगस्त 1907 को ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट का अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये किसके हेल्प से? ब्रिटिश के कोलैबोरेशन से, ब्रिटिश के कोलैबोरेशन से इसको स्टार्ट किया गया था। और राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट का अगर हम बात करते हैं तो 1955 में स्टार्ट किया गया था। और किसके कोलैबोरेशन से? जर्मनी के कोलैबोरेशन से ये स्टार्ट किया गया था। तो आपको यहाँ से कुछ जानकारी आपको मिला होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच इंडस्ट्री इज इन इंडिया वाज वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। देखिए पार्टीशन के बाद सबसे ज्यादा कौन सा इंडस्ट्री अफेक्ट हुआ था? पेपर एंड आयरन, जूट एंड कॉटन, कॉटन होगा इंजीनियरिंग एंड सीमेंट इंडस्ट्री। तो इसका अगर हम बात करें, जूट एंड कॉटन का जो इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जूट जो है वो आपको बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वहां पे कंपनी है। पहले क्या था? इंडिया में था, लेकिन अब क्या है? बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वहां पे जूट का मिल है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया, इसमें से कौन सा इंडस्ट्री इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था? कॉटन, पेपर, टी, जूट। याद रखिएगा कि टी का इंडस्ट्री इंडिया में सबसे पहले अंग्रेजों ने स्टार्ट करवाया था, टी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड। देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर का जो मटेरियल जो होता है उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री होता है। जैसे हमारा अगर मान लीजिए कि शुगर अगर बनाना है तो जो शुगर केन इंडस्ट्री होता है तो उसी को बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये सबसे ज्यादा आपको पंजाब में, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। कहने का मतलब यहाँ पे गेहूं सबसे ज्यादा होता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पंजाब में सबसे ज्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीमेन एम्प्लॉयड इन इंडिया। देखिए सब कौन सा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती है? तो देखिए टी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following is the largest public sector organization? भारत पेट्रोलियम। देखिए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है? जिसमें 51% शेयर जो होता है वो आपका गवर्नमेंट होता है और 49% हमारा क्या होता है? पब्लिक का होता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कौन सा सबसे बड़ा है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इस सबसे टर्नओवर के बेसिस पे 2019 से लेकर 20 के बीच में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे ज्यादा टर्नओवर था और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक तरीके से पीएसयू है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, देखिए परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में क्या होना चाहिए? फर्म, देखिए फर्म रिलेटेड है एक तरीके से इंडस्ट्री से। तो एनी फर्म कैन इन्फ्लुएंस प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट। अगर कोई भी अगर कंपनी क्या है अपना प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है तो एक तरीके से एक परफेक्ट कंपटीशन में है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया अर्न मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ, इंडिया सबसे ज्यादा अर्न करता है मतलब कमाता है फॉरेन एक्सचेंज किस फील्ड से, तो याद रखिएगा टेक्सटाइल से सबसे ज्यादा ये कमाता है हमारा, एक्सपोर्ट कर टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट करके सबसे ज्यादा अर्निंग करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बोकारो स्टील लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश्ड विथ द असिस्टेंस ऑफ, मतलब बोकारो स्टील बीएसपी जिसको हम बोलते हैं, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किसके कोलैबोरेशन से ये स्टार्ट हुआ था, जर्मनी, सोवियत यूनियन, यूके और यूएसए। तो इसका अगर हम करेक्ट बात करें तो सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर के नाम से जानते थे, सोवियत यूनियन जो कि रसिया, इसी के हेल्प से क्या हुआ था कि ये बोकारो स्टील प्लांट को स्टार्ट किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दोस्तों। और ये बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट जो है, बोकारो स्टील प्लांट जो है ये 1964 में स्टार्ट हुआ था, 1964 1964 में 1964 में ये स्टार्ट हुआ था किसके हेल्प से, यूएसएसआर यूनियन, आपको सोवियत संघ रसिया के हेल्प से। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसमें वाधवा कमीशन, लिब्रहन कमीशन, श्री कृष्णा कमीशन और जैन कमीशन, देखिए चारों कमीशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चारों का कहानी बहुत ही क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप फिर आंसर आप खुद दे सकते हैं, वाधवा कमीशन किससे रिलेटेड है। देखिए वाधवा कमीशन क्या होता है, तो देखिए बात है कि 23 जनवरी 1999, 23 जनवरी 1999 का बात है। ये आपको गांव है जिसका नाम है आपको मनोहरपुर, जो कि क्योंझर डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में लाई करता है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक मॉब ऑफ हिंदू, एक हिंदू का एक मॉब, कहने का मतलब बहुत सारे लोग थे जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो बहुत लोग थे, उन्होंने क्या किया कि एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी था, एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी था जिसका नाम था आपको ग्राहम स्टीवर स्टेन्स, कुछ इस तरीके से है, ग्राहम स्टीवर स्टेन्स। तो इसको क्या किया था इन लोग, जो हिंदू का जो मॉब जो था इसको जला दिया था, और जला दिया था, इसके साथ साथ इसका दो बेटा भी था, एक का नाम था फिलिप और दूसरे का नाम था तिमोथी, याद रखिएगा। ये 23 जनवरी 1999 का बात है। ये मनोहरपुर जिला जो कि क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में है, मनोहरपुर विलेज जो कि क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि उड़ीसा में आता है हमारा, वहां पे एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का मॉब ने क्या है कि एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी जिसका नाम था ग्राहम स्टीवन स्टेन्स और इसके जो दो बेटे थे फिलिप और तिमोथी, जिसको क्योंकि फिलिप और तिमोथी जो थे कार में सो रहे थे, लेकिन फिर भी क्या इनको जला दिया गया, और इसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए वाधवा कमीशन को बनाया गया था। तो वाधवा कमीशन किससे रिलेटेड हो गया, किलिंग ऑफ ग्राहम स्टेन्स। सो ये हमारा ये जो रिलेटेड है किससे, टू से। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिब्राहन कमीशन किससे रिलेटेड है, देखिए लिब्राहन कमीशन जो आपको रिलेटेड है कि जो आपको बाबरी मस्जिद का, जो कि 1992 में बाबरी मस्जिद को क्या किया गया था, डिमोलिस्ट किया गया था, डिस्ट्रक्शन किया गया था, उसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि अयोध्या में एस्टेब्लिश है, अयोध्या में है, उसी को परीक्षण करने के लिए, प्रोब करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये लिब्राहन कमीशन को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी जो रिलेटेड है आपको, ऑप्शन 3 से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे श्री कृष्णा कमीशन, श्री कृष्णा कमीशन क्या है, जिसका देखिए सब जो वाधवा हो गया, लिब्राहन हो गया, श्री कृष्णा हो गया, जैन हो गया, ये सब एक तरीके से जज का नाम है। तो श्री कृष्णा जो है जस्टिस बीएन श्री कृष्णा, जो आपको जो थे बॉम्बे राइट, देखिए आप याद होगा कि बॉम्बे में जो राइट जो हुआ था वो आपको 1993 में मार्च 1993 में जो बॉम्बे में जो हमारा क्या है ना राइट हुआ था, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए श्री कृष्णा कमीशन को बनाया गया था। तो याद रखिए कि हमारा क्या है, राइट इन मुंबई 1993। सो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन 4 से रिलेटेड है। और जैन कमीशन बनाया गया था कि जो राजीव गांधी का जो एक तरीके से मर्डर हुआ था या असैसिनेट बोल सकते हैं जो हुआ था, जो कि सुसाइड बम्बर के वजह से हुआ था। तो राजीव गांधी के डेथ को क्या चेक इन्वेस्टिगेट करने के लिए जैन कमीशन बनाया गया था। और इसके बाद ये बताया गया था कि लिट्टे का इसमें क्या है हाथ है, जो कि लिट्टे का जो लीडर जो था वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन जो था, आप लोग देखे होंगे फैमिली मैन
फैमिली मैन 2 जो वेब सीरीज जो है उसमें लिट्टे को दिखाया गया है, जिसका हेड जो है बिल्ले पुलई प्रभाकरन के बारे में वो कहानी है। आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो जैन कमीशन किससे रिलेटेड है? ये राजीव गांधी से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी का हमारा वन। तो देखिए 2341 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम समझते हैं आपको ज्यादा नॉलेज इसमें मिला होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर द बैंक पार्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक आर टाइंग अप विथ वेरियस रेट। देखिए बहुत सारे इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं उनको बहुत सारे रेटिंग दिया जाता है कि कोई भी बैंक जो है वो किस रेटिंग पे है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या है रेटिंग, क्या है एजेंसी है जो रेटिंग देती है। तो याद आपको बता दें कि जो केयर रेटिंग होता है एक क्रिसिल रेटिंग होता है। ये जो दो एजेंसी जो है वो हमारा क्या देते हैं, एक तरीके से वो रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपको हम बता दें कि क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। और उसके बाद हम आपको बता यूएलआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट न्यूज प्रिंट प्लांट सेट अप इन न्यूज नेपाल नगर। बिल्कुल करेक्ट। आपको पता होगा कि पहला जो हमारा न्यूज प्रिंट का जो प्लांट जो है वो नेपाल नगर में ही, कागज का हमारा नेपाल नगर में ही लगा था। द फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट इन इंडिया वाज सेट अप एट भद्रावती। हम आपको बता दें कि फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट जो था वो आपको टिस्को जो कि क्या जमशेदपुर में लगा था। सो ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट आंसर। 1 ही हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टील प्लांट इन इंडिया। देखिए इनमें से कौन सा सीक्वेंस सबसे पहले? तो देखिए सबसे पहले तो जमशेदपुर ही है हमारा, तो चाहे बी होगा नहीं तो सी होगा। अब उसके बाद देखिए जमशेदपुर के बाद क्या ना भिलाई, फिर क्या ना बोकारो, विशाखापट्टनम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आंसर। तो अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ 4 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द कंट्री। देखिए भिलाई, टिस्को, IISCO, बोकारो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन लिस्ट ऑल द प्लांट्स इन पब्लिक सेक्टर। अच्छा इसमें कौन सा है जो पब्लिक सेक्टर है? तो आपको बता दें टिस्को जो है हमारा पब्लिक सेक्टर प्लांट नहीं है, ये हमारा टाटा का है, ये पब्लिक सेक्टर प्लांट नहीं है। भिलाई है, IISCO है और बोकारो है, यानी कि 1, 3, 4। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयरन एंड स्टील प्लांट एट भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आर करेक्ट। देखिए these plants were established in public sector during the second 5-year plan. Okay, these are located in the steel raw material belt. These were established with the help of Britain, Soviet Union and क्या है वेस्ट जर्मनी। देखिए ये है, तो देखिए करेक्ट हमारा क्या है ना सीक्वेंस इसका क्या है नहीं। तो इसका जो आपको आंसर जो है ये हमारा सेकंड 5-year प्लान में तीनों लगाया गया था और सेकंड नंबर है स्टील रॉ मटेरियल बेल्ट पे ही ये है। और इसका जो किसने के हेल्प से है आपको हम पहले बता चुके हैं। सो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए हमारा इसका आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए डट कमेटी, राज कमेटी, वांचू कमेटी, कार्वे कमेटी किससे रिलेटेड हमारा है। तो इसके बारे में हम अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा डट कमेटी है ये जो है हमारा फोर्स से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसी से रिलेटेड हमारा ये कमेटी है। उसका बी का अगर हम बात करते हैं राज कमेटी जो है वो हमारा एग्रीकल्चर टैक्सेस से रिलेटेड है। अगर सी का बात करते हैं वांचू कमेटी, तो वांचू कमेटी जो है हमारा डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, मतलब 2। और डी जो है ना कार्वे कमेटी जो है वो हमारा क्या है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से 1। दैट 4-3-2-1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल affairs charge of foreign exchange rate of determination in India. The Ministry of Commerce puts forward export import policy in India. Option 3 is the correct answer. So हमारा C ही सिर्फ है, बाकी सब हमारा गलत है। So C is the correct answer for this question. अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि which of the following are the public sector undertaking of the government of India? बालमेर, ड्रेजिंग, एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये तीनों जो है हमारा पब्लिक सेक्टर है। सो 1, 2 एंड 3 ये तीनों हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। याद रखिएगा यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है।
राउरकेला स्टील प्लांट द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया वाज सेटअप विद आपको बता दें कि राउरकेला जो प्लांट जो है फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट तो है ही नहीं, ये तो ऐसे ही हमारा गलत है, आपको पता है। अच्छा ऐसे ही गलत ही हमको तो पूछ रहा है, अरे वाह, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, मतलब इसका हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। Which of the following peers are correctly matched? देखिए बीएसएनएल क्या है ना, भारतीय ग्रुप, मुंड्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या अडानी ग्रुप का, सीएमसी लिमिटेड, टाटा ग्रुप का, आईपीसीएल, रिलायंस ग्रुप का। देखिए ये ही हमारा मैच नहीं कर रहा, 2, 3, 4 ये तीनों मैच कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज सैंक्शन फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड। कौन सा ऑथोरिटी जो है वो सैंक्शन करता है फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड। तो याद रखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे इंटरफेयर करती है, यही आरबीआई ही देखती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स द फॉरेन ट्रेड। अच्छा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है जो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है, ईसीजीसी, एमएमटी, एलएसटीसी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आपको हम बता दें कि जैसे एमएमटीसी का मतलब क्या होता है, एमएमटीसी का मतलब होता है मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। एसटीसी का मतलब होता है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका ऑल ऑफ द अबव ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 36 का बात करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज क्यों अप्लाई करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को, इंपोर्टिंग न्यू आइटम्स इन प्लेस ऑफ ओल्ड आइटम ऑफ इंपोर्ट, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड बाय इम्पोजिंग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, रिप्लेसिंग इंपोर्ट आइटम्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच आइटम। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स आइटम बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच आइटम्स। यहां से बोल रहा है कि व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इन इट्स इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इन्वेस्ट का, जैसे इन्वेस्ट का ही हमारा अपोजिट होता है जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टी जो हमारा इक्विटी का डिसइन्वेस्टमेंट है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के में क्या है, तो इस क्यों है इसके बारे में बात करता है। तो पहला है कि गवर्नमेंट इंटेंडेड टू यूज द रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेब्ट्स, गलत है। द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द सीपीएसई, ये भी गलत है। तो नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और यहाँ से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, याद रखिए दो चीज है, एफडीआई और एफआईआई के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो देखिए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा। एफआईआई जो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी, ये क्या करता है, कैपिटल अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जबकि एफडीआई जो है वो टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि which among the following statement is correct, इसमें से आपको ढूंढना है कि करेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ बॉर्डर प्रॉब्लम के बाद भी इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ एक क्वांटम जंप देखने को मिला है 2001 से लेकर 2010 के बीच में। देखिए अब अभी आपको गलवान वैली क्लैश आपको पता होगा, इस वजह से 2019 से 20 में क्या है चाइना से ट्रेड क्या बहुत कम हो गया था, लेकिन फिर से क्या है ट्रेड क्या है ना स्टार्ट हो गया है। और सबसे बड़ा पार्टनर आपको बता दें कि यूएसए क्या है ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था इंडिया का, लेकिन फिर चाइना के साथ क्या है चल रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग देखिए ट्रेडिंग एक अलग चीज होता है कंट्री के लिए, लेकिन अभी क्लैश भी चाइना बहुत ही बदमाशी भी बहुत ज्यादा ही कर रहा है और बार बार क्या है कभी बॉर्डर के पास घर बना देता है, कभी अपना सैनिक क्या है पीछे दिखाता है फिर आगे कर देता है, बहुत ही परेशान करके रख दिया है। बॉर्डर रिलेटेड क्या है ना एक नंबर का क्या बताएं। हाँ इन स्पाइट ऑफ क्या बॉर्डर प्रॉब्लम, हाँ चलिए ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिकनेस ऑफ अ स्मॉल यूनिट कैन बी बिकॉज ऑफ द, देखिए सिकनेस कहने का मतलब है कि जो कंपनी हमारा बीमारू है, समझ गए, जो कंपनी हमारा बंद होने के कगार पे है। सिकनेस ऑफ अ स्मॉल यूनिट्स कैन बिकॉज ऑफ द फैक्टर, किसके वजह से होता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, नॉन पेमेंट ऑफ द लार्ज फॉर्म,
डिपेंडेंस ऑन बोरोड फंड तो देखिए 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी कल एक होता है, जो हमारा लार्ज फंड उसको पेमेंट नहीं कर पाता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी जो है इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। सो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों हम आपको बता दें कि 40 क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं, यानी कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री का हमने 40 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी का जो एक सीरीज जो आएगा कल, जिसमें इंडस्ट्री का और जो भी कुछ होगा वो आपको डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद आपको जो टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, जो कि आपको बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस में रहेगा। और अब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी क्या है मोटिवेट हो। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।